रील बना ली थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के फेसबुक लाइव में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया गया था। इसलिए 7 अगस्त को हम लोग मंडल दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। ओबीसी को हक अधिकार मिले, इसकी एक लंबी लड़ाई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, आर्यल चंदापुरी और तमाम बैकवर्ड क्लास के महापुरुषों के द्वारा, ओबीसी एससी एसटी के महापुरुषों के द्वारा एक लंबी लड़ाई ओबीसी समाज को हक अधिकार मिले इसके लिए लड़ी गई। और उस लड़ाई में एक बड़ी सफलता 7 अगस्त 1990 को, जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा की गई, उससे मिली। इसलिए ओबीसी हक अधिकार की लड़ाई में, ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई के इतिहास में 7 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इसलिए 7 अगस्त के दिन को हम लोग मंडल अधिकार दिवस के रूप में बनाते हैं। आप सभी लोगों को भी मंडल अधिकार दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक लंबे समय से ओबीसी को हक अधिकार मिले इसको लेकर के लड़ाई चल रही थी। और उस लड़ाई की जो शुरुआत किया 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने शुरुआत किया। और उन्होंने इस लड़ाई का नाम दिया कि हमारी जो लड़ाई है ये लड़ाई सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र की लड़ाई है। इस देश में हजारों सालों तक इस देश के जो असल बासिंदे थे, इस देश के जो मूल्यवासी लोग थे, उनको इस देश में पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों से रोक कर रखा गया, वंचित करके रखा गया। और एक लंबे समय तक इन अधिकारों से वंचित रहने की वजह से देश की मुख्य धारा से, जो इस देश का मूल्यवासी बहुजन समाज था, वो पीछे छूट गया। इसलिए 1848 में जब इस लड़ाई को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया तो उन्होंने इसका नाम दिया कि ये लड़ाई सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र की लड़ाई है। और इस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया तो तमाम प्रकार के स्कूल, शूद्रों अति शूद्रों को शिक्षा मिले, इसके लिए तमाम प्रकार के स्कूल खोलने का काम उन्होंने किया। और इसके साथ ही साथ शूद्रों अति शूद्रों को प्रशासन में भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में केवल ब्राह्मण लोग काबिज थे। तो इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 19 अक्टूबर 1882 को हंटर कमीशन के सामने एक मेमोरेंडम दिया और एक मेमोरेंडम देकर अंग्रेजों से अनुरोध किया कि गैर ब्राह्मणों को भी
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्रशासन के अंदर। और ये मेमोरेंडम देकर उन्होंने इस रिजर्वेशन की लड़ाई की शुरुआत करने का काम किया। 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया तो साउथ बरो कमीशन के सामने छत्रपति साहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि रिजर्वेशन की मांग करो। तो छत्रपति साहू महाराज और छत्रपति साहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव के द्वारा बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए मांग की गई। जब ये दोनों मांग हुई तो उस समय कांग्रेस के नेता तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगी, और ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इसके खिलाफ में भाषण किया और कहा कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुंभी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलना है, तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुंभी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। तो जैसे आज रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे ही जब छत्रपति साहू महाराज इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, ज्योतिबा फुले इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ब्राह्मणवादी लोग इस बात का विरोध करने का काम कर रहे थे। छत्रपति साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण लागू किया, और जब उन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण लागू किया तो उनके पड़ोसी राज्य से एक ब्राह्मण वकील उनसे मिलने के लिए आए और उनको ये समझाने के लिए आए कि महाराज, आप जो आरक्षण व्यवस्था लागू कर रहे हो इससे आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे अयोग्य लोग प्रशासन में शामिल हो जाएं। तो छत्रपति साहू महाराज ने उनको समझाने के लिए वो जहां अपने घोड़े को बांधते थे वहां लेकर गए और अपने नौकरों को महाराज ने आदेश दिया कि एक जगह चने का ढेर लगा दो और सारे घोड़ों को खोल दो। एक जगह चने का ढेर लगा दिया गया, सारे घोड़ों को खोल दिया गया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो तो आगे डट कर खा रहे थे, जो थोड़ा कमजोर घोड़े थे वो पीछे से खड़े होकर जब मौका देखते थे तो झपट्टा मार कर मुंह में लेते थे, और जितना मुंह में आता था उतना लेकर खाते थे। और जो पीछे खड़े हुए घोड़े थे, जो बेहद निरीह और कमजोर थे, वो केवल देख सकते थे, वो अपने हिस्से का चना उस चने के ढेर से ले नहीं सकते थे। जब वकील ने यह बात देखी तो उसने छत्रपति साहू महाराज को कहा कि महाराज, आप ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, इससे तो कमजोर घोड़ों को चना ही नहीं मिलेगा और वो बिना खाए ही मर जाएंगे। तो छत्रपति साहू महाराज ने उस वकील को समझाया कि यही तो रिजर्वेशन है, जिस प्रकार से कमजोर घोड़ों को अगर उनका हिस्सा ना दिया जाए तो उनको खाने को नहीं मिलता है, उसी प्रकार से देश में जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, अगर उनको उनका हिस्सा कानून बना कर ना दिया जाए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ना किया जाए, तो मजबूत लोग उनको भी आने नहीं देते हैं। तो ये जो हम जानवरों के साथ न्याय करते हैं वही न्याय हम इंसानों के साथ में भी न्याय कर रहे हैं। छत्रपति साहू महाराज के राज्य में उनके ही राज्य के कुछ कर्मचारी आए और उन कर्मचारियों ने कहा कि महाराज, आपके राज्य में जो आपने रिजर्वेशन से भर्तियां किया है उससे योग्य लोग नहीं आए हैं, और योग्य लोग नहीं आए हैं इसलिए आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तो महाराज ने उन ब्राह्मण कर्मचारियों को ही पूछा कि क्या आप लोग योग्य हैं, और ब्राह्मण कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग तो महाराज योग्य हैं। तो महाराज ने उनको टाइम लिमिट दिया कि इतने दिन के अंदर जिनको तुम अयोग्य कह रहे हो कि इनके अंदर मेरिट नहीं है, ये लोग आए हैं आरक्षण से, अगर उनको तुम मेरिट वाला नहीं बना देते, उनको भी योग्य नहीं बना देते, तो तुम्हें ही नौकरी से निकाल देंगे। तो जब ये बात उन्होंने ब्राह्मण कर्मचारियों को आदेश दिया तो ब्राह्मण कर्मचारी डर गए, और उन्होंने कुछ दिन बाद आकर उन्होंने कहा कि महाराज, जो लोग रिजर्वेशन से आए थे वो योग्य हो गए। तो ये रिजर्वेशन का संघर्ष लगातार चलता रहा, और इसको संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ने का काम किया। 1948 में आर्यल चंदापुरी जी बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर,
शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात तो मान ली गई, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात भी मान ली गई, मगर ओबीसी का क्या होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्यल चंदापुरी जी को कहा, जो कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे, उनको कहा कि हम तो चाह ही रहे थे कि ओबीसी के लोग इस बात के लिए आगे आएं और इस बात की लड़ाई लड़ें कि उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो गांधी, नेहरू और कांग्रेस के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ओबीसी को उनका हक अधिकार मिले। और इसलिए साउथ बरो कमीशन के समय में तिलक थे तो तिलक ने इसका विरोध किया, कहा तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। और 10 साल बाद जब साइमन कमीशन आया इस बात की जांच के लिए कि किसकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर उसको हक अधिकार दिए जाएं, तो साइमन कमीशन के समय में गांधी जी कांग्रेस के नेता थे और गांधी जी ने इसका विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में वयस्क मताधिकार की मांग कर रहे थे, एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग कर रहे थे, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे और शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग के अधिकार की मांग कर रहे थे, तो भी गांधी जी और कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से अपनी बात मनवा करके लंदन से चले आए, तो गांधी जी ने यहाँ भारत में आकर आमरण अनशन करके सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग के अधिकार को खत्म करवाने का काम किया, जिसकी वजह से आज तक शेड्यूल कास्ट के अंदर रिजर्वेशन तो मिला हुआ है, लेकिन उससे जो शेड्यूल कास्ट के सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे। तो ओबीसी के हक अधिकारों का मामला तो तभी कमजोर पड़ गया जब 1922 में छत्रपति साहू महाराज जी की हत्या हो गई। नेचुरल डेथ छत्रपति साहू महाराज की नहीं थी, उसके बाद की जो लड़ाई थी उस लड़ाई में ओबीसी नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने चंदापुरी जी को जब मिले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने चंदापुरी जी को कहा, हम तो चाहते ही थे कि ओबीसी के लोगों को भी ये हक अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए ओबीसी के लोग आगे आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कोशिश किया। कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में ओबीसी के लोगों को टिकट नहीं दिया था, मगर कुछ लोग जो ओबीसी के लोग कांग्रेस के विरोध में चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे, उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने यहाँ बुलाया और उनको कहा कि आप लोग बोलिए कि आपको भी हक अधिकार चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई को खड़ा करने का काम किया। और जब कांग्रेस के द्वारा इस बात को कहा गया कि अभी समय नहीं है इतना कि ओबीसी को आइडेंटिफाई किया जाए कि ओबीसी कौन है, कितने हैं, उनको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए ये मामला बाद में देख लिया जा सकता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए लिखा और आर्टिकल 340 पर सरकार अमल करेगी, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 लिखा। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी आर्टिकल 340 पर अमल नहीं कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बार बार उनको कह रहे थे कि आर्टिकल 340 पर अमल करिए, मगर वो नहीं कर रहे थे। तो 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उसमें एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू जी ओबीसी के लिए जो आयोग बनाना चाहिए आर्टिकल 340 के तहत, तो आयोग ओबीसी के लिए बनाने के लिए नेहरू जी तैयार नहीं थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया उसमें एक बड़ा कारण इसको रखा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया तो ये खबर किसी अखबार में छपने नहीं दी गई कि ओबीसी को ये पता चल जाए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बड़े व्यक्ति ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए, ओबीसी के लिए आयोग बने, इसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। मगर चूंकि आर्यल चंदापुरी जी जो ओबीसी के बड़े नेता थे और लगातार ओबीसी को हक अधिकार मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर नजर रखते थे, तो उनको पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा में ओबीसी के लिए आयोग नेहरू नहीं बना रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आर्यल चंदापुरी जी बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप पटना आइए, हम आपकी रैली कराना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की रैली 6 नवंबर 1951 को पटना में
प्रस्तावित की गई, पटना में रखी गई। मगर नेहरू जी को ये बात की सूचना मिली तो नेहरू जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब अंबेडकर अगर पटना में रैली होगी तो ये पूरे उत्तर भारत में ये जो आरक्षण की आग है, ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए, ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर बड़े नेता हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, तो इससे शेड्यूल कास्ट के लोग भी अंबेडकर के साथ जुड़ जाएंगे और ओबीसी समाज के लोग भी अंबेडकर के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब अंबेडकर के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर कांग्रेस को कौन वोट करेगा। तो इसलिए नेहरू जी ने प्लान बनाकर बाबू जगजीवन राम के माध्यम से भोला पासवान शास्त्री को आगे कर करके उस रैली पर पत्थर फेंकवाने का काम किया और रैली को फेल करवाने की कोशिश किया ताकि ओबीसी को उसका हक अधिकार ना मिले। इसके लिए उन्होंने पत्थर फेंकवाने का काम किया। तो ये जो देश में ओबीसी को हक अधिकार ना मिले, इसके लिए लगातार ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग कोशिश करते रहे और लगातार इसके लिए वो लोग विरोध करते रहे। जब बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी का मुद्दा उठा रहे थे, ओबीसी के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया था, तो इसकी वजह से नेहरू जी दबाव में आए और नेहरू जी दबाव में आए तो उन्होंने 29 जनवरी 1953 को काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में कालेलकर कमीशन का गठन किया। 1955 में कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट नेहरू जी को दे दिया। 1955 में कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट नेहरू जी को दिया, मगर नेहरू जी ने काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया, बल्कि काका साहब कालेलकर को ही नेहरू जी ने बुलाकर उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उनको उनके ही रिपोर्ट के खिलाफ में उनको लिखने के लिए मजबूर किया। और उन्होंने लिखा और उसी का हवाला देकर कि जिस कमीशन का अध्यक्ष ही अपनी रिपोर्टों से सहमत नहीं है उसको लागू कैसे किया जा सकता है, और ये कहकर काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। एक बड़ी लंबी लड़ाई इस बात को लेकर शुरू हो गई कि काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इस बात को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो गई और लगातार इस बात की मांग होने लगी कि कालेलकर कमीशन को लागू किया जाए। ये मांग करते करते कांग्रेस की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि हमारी सरकार आएगी तो हम काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, मगर मोरारजी देसाई की इच्छा कालेलकर कमीशन को लागू करने की नहीं थी। राम अवधेश यादव जी जो सांसद थे बिहार के, उन्होंने पार्लियामेंट में मोरारजी देसाई को कहा कि आपने वादा किया था कि हम कालेलकर कमीशन लागू करेंगे, तो आपने जो दूसरे वादे किए थे उसके बारे में आप लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये कालेलकर कमीशन लागू करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। तो राम अवधेश जी ने कहा कि जब तक ये लागू नहीं करवा लूंगा तब तक हटूंगा नहीं। तो ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से मोरारजी देसाई ने फिर इसको टालने का प्लान बनाया और कहा कि जो काका साहब कालेलकर कमीशन है वो पुराना हो गया है और इसलिए नए आयोग की जरूरत है। तो नए आयोग की जरूरत पर बल देते हुए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया। बीपी मंडल साहब, जिनका पूरा नाम विंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, 1968 में वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे। उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन जो इंदिरा गांधी
सरकार थी उसको सौंप दिया। मगर इंदिरा गांधी ने, जैसे नेहरू जी ने कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया, वैसे इंदिरा जी ने मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। इंदिरा जी के बाद राजीव जी भी प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने भी मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। 1989 में आम चुनाव हुए और आम चुनाव में कांग्रेस हार गई और कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी सरकार में आ गई। जब जनता पार्टी सरकार में आ गई तो बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मंडल कमीशन की लड़ाई, मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, ये आंदोलन बहुत तेजी से जोर पकड़ लिया था। उसी दौरान बीपी सिंह की और देवीलाल जी की लड़ाई हो गई। तो जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के सांसद थे, रामविलास पासवान, शरद जी, लालू जी और जो तमाम बैकवर्ड क्लासेज के नेता थे, उन्होंने बीपी सिंह को कहा कि हमारे नेता तो वैसे देवीलाल जी हैं, लेकिन यदि आप मंडल कमीशन लागू करते हो तो हम आपके साथ रह सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। तो बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा 7 अगस्त 1990 को किया। 7 अगस्त 1990 को जब ये घोषणा हुई तो मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू किया गया। केवल नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया और इसके विरोध में जो आरक्षण विरोधी लोग थे, ब्राह्मण लोग और ब्राह्मणवादी लोग, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको चुनौती दिया, मंडल कमीशन लागू होने को चुनौती दिया। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मंडल कमीशन की जो बाकी सिफारिशें थी उसको लागू नहीं किया गया और जो जातियां स्टेट और सेंटर में कॉमन थी केवल उन्हें ही ओबीसी माना गया। तो कुल मिलाकर के ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हो गई। एक तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता ये आदेश दे दिया था और इस आदेश की वजह से मंडल साहब के सामने समस्या थी कि अगर वो 50% से ज़्यादा आरक्षण के लिए सिफारिश करते तो पहले ही लागू नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो नियम है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए ओबीसी की संख्या तो ज़्यादा है, 52% है, लेकिन उसे कम से कम 27% आरक्षण दिया जाए। इसकी सिफारिश बीपी मंडल साहब ने किया था। तो एक तो पहले ही ओबीसी के साथ अन्याय हो गया था कि 52% को केवल 27% की सिफारिश हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और फिर 27% में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और उनके रिक्वेस्ट पर उनकी सलाह पर क्रीमी लेयर लगा दिया गया। अब क्रीमी लेयर से क्या हो गया कि ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा कम से कम हो गया। संविधान सभा में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पर बहस चल रही थी तब भी क्रीमी लेयर का मुद्दा आया था, तो संविधान निर्माताओं ने उसको रिजेक्ट किया था। इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर नहीं है, मगर ओबीसी के रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर लगाकर ओबीसी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। इसका नुकसान ये हुआ कि ओबीसी का जो व्यक्ति सक्षम है अपने बच्चे को इस महंगी एजुकेशन के दौर में महंगी एजुकेशन दिलाने में, वो क्रीमी लेयर के दायरे में है, इसलिए उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं हो रहा है। और ओबीसी का जो व्यक्ति सक्षम नहीं है एजुकेशन दिलाने में, चूंकि एजुकेशन बहुत महंगी है, वो रिजर्वेशन के दायरे में है मगर बगैर एजुकेशन के रिजर्वेशन नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, रिजर्वेशन नीचे से भी खत्म हो गया और इसकी वजह से ओबीसी को आज तक ओबीसी का कोटा पूरा नहीं हो पाया और ओबीसी के हक अधिकारों पर आज भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी धोखेबाजी मंडल कमीशन लागू होने में ओबीसी के साथ में हो गई। अब इस धोखेबाजी की तरफ अगर ओबीसी समाज के लोग ध्यान देते, इस धोखेबाजी की तरफ अगर ओबीसी समाज के लोग सोचते तो पार्लियामेंट घेरते, बड़ा आंदोलन करते, तो ओबीसी को जो बची हुई मंडल कमीशन की सिफारिशें थी,
चूंकि मंडल को तो लागू होने को तो सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा ही दिया था, तो बची हुई जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उसको लागू किया जा सकता था। संविधान में कहीं पर भी 50% रिजर्वेशन होना चाहिए ऐसी क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा लिखा नहीं गया है। तो अगर ओबीसी मजबूती के साथ इसकी लड़ाई लड़ता तो पार्लियामेंट में जो 50% रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द किया जा सकता था और उसके लिए कानून बना करके ओबीसी को 52% रिजर्वेशन दिया जा सकता था। और अगर ये हो जाता तो ओबीसी को 10-12 करोड़ नौकरियां मिल गई होती और ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व हो गया होता और ओबीसी इस देश में शासक बन जाता। लेकिन ओबीसी के लोग ये लड़ाई ना लड़े, इसके लिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस और तमाम जो ब्राह्मणवादी दल और संगठन थे उन लोगों ने मिलकर ओबीसी का ध्यान मंडल कमीशन से हटा करके मंदिर आंदोलन की तरफ भटकाने का काम किया और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया और पूरे देश में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नाम पर जो बखेड़ा खड़ा किया गया उसमें मंडल कमीशन पूरी तरीके से गायब हो गया। और इसलिए ओबीसी के लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि मंडल कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन उनके लिए हुए थे और क्या उनको मिल रहा है, क्या उनको नहीं मिल रहा है, ये आज तक जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि ओबीसी के लोगों को उस समय मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में उलझा कर रख दिया। पूरे देश भर में ऐसा वातावरण तैयार करने का काम किया। आज भी देश भर में जब जाति आधारित जनगणना की लड़ाई चल रही है, जब हम लोग जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंडल कमीशन की बची सिफारिशें लागू हो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज भी देश भर में हिंदू मुसलमान का वातावरण तैयार करने की कोशिश आरएसएस, बीजेपी और तमाम ब्राह्मणवादी संगठनों और पार्टियों के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। कभी 370 के नाम पर ओबीसी को गुमराह करने की कोशिश, कभी 3 तलाक के नाम पर ओबीसी को गुमराह करने की कोशिश, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर गुमराह करने की कोशिश, कभी हिजाब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश ओबीसी को, या कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर बवाल और फसाद करा करके ओबीसी को हिंदू मुसलमान में उलझाने की कोशिश लगातार ब्राह्मणवादियों द्वारा, मनुवादियों द्वारा की जा रही है, ताकि ओबीसी अपने हक अधिकारों के लिए जागृत ना हो। अगर ओबीसी अपने हक अधिकारों के लिए जागृत नहीं होगा तो ओबीसी के हक अधिकारों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा बरकरार रहेगा। इसलिए ब्राह्मणवादी लगातार ओबीसी का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम, धार्मिक लड़ाई में डाइवर्ट करने का काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए तमाम ओबीसी के लोगों को आज मंडल दिवस के मौके पर इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि इस देश में आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, ओबीसी की गिनती नहीं हुई, हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब इस देश में धर्म और जाति की लड़ाई से ऊपर उठ करके हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मंडल कमीशन की जो बची हुई सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए, ओबीसी की गिनती किया जाए। जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, इसके लिए जागृत होने की ज़रूरत है और अपने समाज को जागृत करने की ज़रूरत है। मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ, मैं डेली ओबीसी समाज की मीटिंगें लेता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, मगर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, तो बहुत कम लोगों के हाथ खड़े होते हैं कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। तो ओबीसी में जो चेतना का लेवल है, हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमें 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमें हमारे हक अधिकार मिल रहे हैं, उस रिपोर्ट को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। और अगर हमें नहीं पता चलेगा तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इस लाइव में जुड़े हैं या बाद में इसको सुनेंगे, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये गूगल पर भी अवेलेबल है, आपको पढ़नी चाहिए, इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आपको बुक नहीं मिल पाती है तो भी इंटरनेट से इसको पढ़ना चाहिए। और मंडल कमीशन में हमको क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या और मिलना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए।
हमारी गिनती नहीं हो रही है, गिनती के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए और ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर मजबूत संगठन और मजबूत आंदोलन खड़ा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की लगातार ये कोशिश है कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा हो। उसके लिए दिल्ली से लेकर गली तक का नेटवर्क बनाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चल रहा है। तो इस अभियान में आप सभी लोग जुड़ें, इस आंदोलन को मजबूत करें। आप लोग ऐसा करेंगे, ये हमको आशा और अपेक्षा है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मंडल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।